हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके कंपलसरी पेपर कराए जाते हैं उसमें से एक कंपलसरी पेपर होता है आपका जनरल हिंदी का। उसके लिए यहाँ पर हमने इंपोर्टेंस एमसीक्यू की जो सीरीज है उससे स्टार्ट करा था आपके जनरल हिंदी के पेपर में। तो पहली क्लास में हमने आपकी जो संधि और समास वाला टॉपिक रहता है जो कि व्याकरण में आपके आता है, जो इसमें से आपके लगभग 3 4 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं संधि व समास में से, उसके ऊपर हमने यहाँ पर वो वीडियो बनाया था। और आज के वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उपसर्ग और प्रत्यय, ये आप सबने ये दो टॉपिक सुनी रखे होंगे। तो आज हम इसके लगभग आपको 100 एमसीक्यू कराने वाले। तो आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप पेशेंस में आके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और ये जो पूरी सीरीज हमने स्टार्ट करी है जनरल हिंदी की, इसे आप पूरा जरूर देखिएगा एंड तक, जितने भी हमारे यहाँ पर वीडियो आने वाले हैं। और जल्दी हम आपके लिए जो जनरल इंग्लिश के पेपर है उसके लिए भी यहाँ पर वीडियो ले आएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आते हैं तो। और इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाके आप ये पूरी सीरीज देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट और साथ में यहाँ पर आपकी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर उपसर्ग के क्वेश्चंस पे यहाँ पर बात करते हैं, फिर हम यहाँ पर प्रत्यय के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। उपसर्ग का मतलब आप सब जानते ही है कि जो भी किसी शब्द के कैसे लग जाते, आगे लग जाते, जो भी किसी मूल शब्द के आगे लग के उसका क्या अर्थ यहाँ पर बदल देते, उसे क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे बहुत सारे प्रकार के उपसर्ग होते हैं, आप सबको पता है हिंदी में भी उपसर्ग होते हैं आपके, और अलग अलग यहाँ पर आपकी भाषाओं में भी उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है, प्रत्येक प्रतीक्षा प्रतिमाह प्रतिक्षण में कौन सा उपसर्ग होगा। तो जल्दी से बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफ़ी सिंपल है, ख प्रत्यय यहाँ पर होगा। इन सभी शब्दों के आगे कौन सा यहाँ पर प्रत्यय लगा, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है आपके, ये प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। तो जल्दी से बताइए सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सम। इसमें कौन सा यहाँ पर उपसर्ग होगा, सम। जब भी आपको किसी का यहाँ पर उपसर्ग पता नहीं लगे तो आप उसका क्या कर लीजिए, उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है। फिर है कि नेक्स्ट है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चारों ऑप्शन में देख के बताइए कि अनु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा घ वाला होगा, यानी अनादर में अनु उपसर्ग नहीं है, जो कि देखने से पता लग रहा है अनुशासन में अनु आ रहा है, यहाँ पर अनुवाद में यहाँ आ रहा है, अनुपात में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अनादर हो रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो अनु उपसर्ग इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनाए। तो चारों में से देख के बताइए कि किस में यहाँ पर आपके प्र उपसर्ग से यहाँ पर कोई शब्द बना हुआ है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा प्रहार। यहाँ पर आप देखिएगा प्रहार में कौन सा यहाँ पर आपके प्र उपसर्ग आता है। एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप किसी का यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं किसी शब्द का, तो दोनों का भी आपका अर्थ होना चाहिए। जैसे कि हम अगर प्रहार का यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, प्र प्लस हार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हार का मतलब आ रहा है और यहाँ पर प्र तो आपका उपसर्ग है ही। ठीक है, और अगर हम इसके अलावा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर प्रत्युष का हम यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो प्र प्लस त्युष, तो यहाँ पर आप देखेंगे त्युष का कोई मतलब होता ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं होता। तो मतलब इसमें यहाँ पर आपके उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार प्रत्याहार में भी आप देख सकते हैं, अगर प्र को अलग कर दे तिहार, तिहार का क्या मतलब होता है। यहाँ पर आप देखिए पर्यावरण में से, यहाँ पर तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो बताइए कि आपके पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग होता है। तो पर्यावरण में आपके परि उपसर्ग होता है। कौन सा होता है, परि होता है। आप यहाँ पर प मत कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके परि यहाँ पर उपसर्ग होता है अगर पर्यावरण का पूछा जाए। ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है सुभाषी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ था। क्वेश्चन में फिफ्थ का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घ सु, यहाँ पर इसका इसमें यहाँ पर उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है कि अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। तो जल्दी से बताइए, अति उपसर्ग है, आप सबको बताइए जितने भी उपसर्ग उपयोग में आ रहे हैं उन सबका भी अर्थ होता है। तो बताइए कि अति उपसर्ग का क्या अर्थ है। तो सिक्स वाले का करेक्ट आंसर होगा ख, अधिक होता है आपके। फिर नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो देखने से पता लग जाएगा आपको। तो सेवंथ का आंसर बताइए, इसमें ए वाला यानी प्रति उपसर्ग है। आप देखिएगा अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस ध्वनि, यानी ध्वनि का यहाँ पर मतलब होता है। फिर नेक्स्ट है निष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घ। यहाँ पर आप देखेंगे निष्ठा, यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दे रखे नी और निर और निस, इन तीनों में आपके कोई नहीं है, तो घ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि दु उपसर्ग किस शब्द में ठीक प्रयुक्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा दुरंगा। फिर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर उपसर्ग युक्त शब्द है। तो बताइए इनमें पर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परदेश।
फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन में 11th है कि बे उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। तो जल्दी बताइए, बे उपसर्ग ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होगा यहाँ पर आपके घ रहित या बिना भी हम कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12th है कि अ उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनाए। तो 12th वाले का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके होगा घ अस्वीकार, इससे यहाँ पर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा नी, यहाँ पर आपके उपसर्ग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनु उपसर्ग में से निम्न शब्द कौन से होते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क होगा अनुज्ञा। आपके यहाँ पर लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, आपके मतलब जितने भी आपके हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उसमें से आपके कितने करेक्ट गए, आपको वो कमेंट करके लास्ट में बताना है। जैसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके होगा क, परि यहाँ पर उपसर्ग होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है संगीत में कौन सा उपसर्ग होता है। तो 16 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ख होगा सम। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 17 है उपसर्ग होते हैं। तो बताइए उपसर्ग यहाँ पर किस में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का होगा घ। यहाँ पर उपसर्ग अभी हमने आपको कहा था हिंदी में भी होते हैं, आपके और भी भाषा में होते हैं, जैसे संस्कृत में भी होते हैं और अंग्रेजी में भी आपके होते हैं, तो सभी में आपके उपसर्ग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि खुश किस्मत, खुश दिल, खुशगवार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सी भाषा का है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क होगा, अरबी और फारसी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि विराम शब्द में चिन्हित उपसर्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ग वी होता है। फिर नेक्स्ट है कि अंत मन में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ख होगा अंतः। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुनरुक्ति शब्द में है 21 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा, क व ख दोनों यानी संधि उपसर्ग दोनों ही होते हैं पुनरुक्ति शब्द में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वागत में उपसर्ग क्या है। इससे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग होता है। तो जल्दी से बताइए इसकी स्वागत में कौन सा उपसर्ग होगा। चारों ऑप्शन में से देखिए बताइए, और इसका हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। जब तक मैं आंसर नहीं देता तब तक आप कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर आपके होगा वो ग होगा सु। यहाँ पर इसका आपके कौन सा होता है, यहाँ पर इसका उपसर्ग होता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मिस्टर सु आ रहा है, तो यहाँ पर सु कैसे इसका उपसर्ग हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसका संधि विच्छेद करना है, जो कि क्या होता है सु प्लस आगत। जब आप जिन स्टूडेंट से पिछली क्लास दे रखी जिसमें मैंने आपको संधि और समास बताए थे, तो संधि वाली क्लास में भी मैंने आपको कहा था, वहां पर भी हमने ये एग्जाम्पल बताया था जहाँ पर स्वागत का संधि विच्छेद क्या करा था, सु प्लस आगत करा था। और इसमें यण संधि की मदद से, यानी जब आप देखेंगे सु में ऊ की मात्रा आ रही है और यहाँ पर आ की यहाँ पर आ रही है, तो ये ऊ प्लस आ मिलकर क्या बना देता है, वाह बना देता है। और इसमें कौन सी संधि होती है, आपकी यण संधि होती है। तो यण संधि के कारण ये आपका सु प्लस आगत से क्या बन चुका है, स्वागत। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, आपका सु उपसर्ग होगा। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वच्छ शब्द में कौन सा है। तो ये भी उसी की तरह ही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसमें भी सु यहाँ पर इसका उपसर्ग हो जाता है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राक कथन में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ख प्राक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि मान शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर उड़ने वाले यंत्र का बोध कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ख होगा, वी होता है। ओके। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पर आप देखिएगा वी शब्द कैसे होगा, कि वी उपसर्ग जुड़ के और यहाँ पर मान मूल शब्द में जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा, विमान। और विमान कैसा होता है, आपका उड़ने वाला यहाँ पर आपके रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि उड़ने वाले यंत्र का बोध कराता है, तो विमान कराता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर घ होगा, अति यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, अति प्लस आचार, तो ये क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। यानी इसमें भी यण संधि का प्रयोग किया गया है। इसलिए आपको संधि टॉपिक को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि संधि टॉपिक केवल संधि के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है। बाकी अभी यहाँ पर आप उपसर्ग पढ़ते और भी कई क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहाँ पर संधि का रोल काफी ज्यादा रहता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपके संधि की क्लास लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है कि पराजय और पराभव और पराक्रम और परामर्श में कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसका आंसर बताइए। 27 का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर घ होगा, परा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि निम्नलिखित में से अप उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका यहाँ पर ख होगा, अपरा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि प्रति उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो बताइए चारों में से किस में प्रति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा, तो घ इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिमान में आप देखेंगे तो प्रति में प्रति प्लस मान हो रहा है, प्रत्यक्ष में भी आपके हो रहा है प्रति प्लस अक्ष, जो कि प्रत्यक्ष बन जाएगा, यण संधि लगी हुई है। प्रत्येक में भी कौन सी यहाँ पर होता है, प्रति
प्लस यहाँ पर एक होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, प्रत्येक बन जाता है। प्रति प्लस एक इसका संधि विच्छेद होता है और यण संधि की मदद से प्रत्येक हो जाता है। तो यहाँ पर प्रताप में आपकी प्रति उपसर्ग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस शब्द में सही नी उपसर्ग लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क होगा निरूपण। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस विकल्प के सभी शब्द सही उपसर्ग युक्त है। तो 31 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा। बेरहम, बदमिजाज, विकार, विवाद और सुक्रम, यानी इन शब्द में ही आपके उपसर्ग लगे हुए हैं। फिर क्वेश्चन में 32 है कि किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो 32 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ख होगा आपके दरअसल और दरमियान। फिर क्वेश्चन में 33 आता है कि इनमें से किस शब्द में प्राक उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो 33 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क होगा प्रागैतिहासिक। ओके। फिर क्वेश्चन में 34 आता है कि सत उपसर्ग से बनने वाले सही शब्दों का समूह क्या होता है। तो जल्दी से 34 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क होगा सदाचार, सत्कर्म और सत्संग। इस सब में ही आपके सत उपसर्ग आता है। फिर क्वेश्चन में 35 है कि अभी उपसर्ग से मिलकर कौन सा शब्द समूह नहीं बना हुआ है। तो 35 का करेक्ट आंसर क होगा अभिज्ञात, अभियोग और अभिनय। फिर क्वेश्चन में 36 आता है कि इनमें से अनुप्रयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 36 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा आपके सुपुत्र। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन में 37 है कि ला उपसर्ग किस भाषा का है। 37 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ग होगा उर्दू। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन में 38 है कि 29, 59 और 49 में उनका क्या अर्थ है यहाँ पर बताइए। तो क्वेश्चन में 38 का आंसर बताइए, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ग आंसर होता है कम। ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा आप, और यहाँ पर आप कम आपको पता भी लग जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 29, यहाँ पर 29 क्या होता है 29, और यहाँ पर 30 के आगे क्या लगा हुआ है, उन लगा हुआ है। उनका मतलब अभी क्या बताया हमने, कम बताया। तो 30 से कम, तो 30 से कम क्या होता है 29 होता है। इस प्रकार यहाँ पर आपके प्रयुक्त होता है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि परा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो 39 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पराधीन में यहाँ पर आपके उपसर्ग परा उपसर्ग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 देखिएगा कि इनमें से एक उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो 40 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ होगा प्रहार। फिर नेक्स्ट है 41 है कि मान शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर घमंड अर्थ की प्रतीति कराता है। तो 41 का आंसर यहाँ पर आपके घ होगा अभी। फिर 42 आता है कि इनमें से एक में उपसर्ग नहीं है। तो 42 का आंसर बताइए। तो 42 का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, क होगा पीयूष। फिर 43 आता है यहाँ पर आपके कि किस उपसर्ग के जुड़ने से शब्दहीन या पर्तन का अर्थ देता है। तो 43 का क्या करेक्ट आंसर है। तो ख होगा अव। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर घूमने का अर्थ देता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी घ वी होगा। ओके। यहाँ पर इसका 44 का क्या आंसर हो जाता है, घ हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 45 का करेक्ट आंसर घ होगा। अतीत में यहाँ पर आपके अति उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, और बाकी सब में यहाँ पर आपके हो रहा है। जैसे देखें अतिरिक्त में अति प्लस रिक्त, अति अल्प में अति प्लस अल्प। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद भी इससे पता लग जाएगा। और यण संधि से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यण संधि को आप जितना अच्छा हो सके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यण संधि में से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अति प्लस इसका अल्प होगा, जो कि मिलकर क्या बना देगा, अति अल्प बना देगा। तो इसमें भी अति उपयोग है। अति आवश्यक में क्या, अति प्लस आवश्यक, ये क्या बन गया, अति आवश्यक बन गया। और अतीत में आपका कोई यहाँ पर अति उपसर्ग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कि अवलोकन शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है। तो 46 का करेक्ट आंसर ख होगा, अब यहाँ पर हो जाता है। तो ये लगभग आपके क्वेश्चन थे जो कि किसके थे, उपसर्ग थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्येक के क्वेश्चन पे, तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए क्लासेस लाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते तो हम ये पूरी सीरीज को कंटिन्यू यहाँ पर कर पाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइक जरूर करना है। तो अभी यहाँ पर आप प्रत्यय के क्वेश्चन देखिए, और प्रत्यय में क्या होता है कि आपके किसी भी मूल शब्द के जो पीछे यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई भी प्रत्यय लग जाता है तो उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर प्रत्यय आपके पीछे लगेंगे। उपसर्ग कैसे लगते हैं, किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे कि आप देखेंगे दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ख होगा। ई है, इसमें क्या लगता है, आपके प्रत्यय लगता है। क्या होता है यहाँ पर आप इसका दर्शनीय का संधि विच्छेद करते हैं, तो दर्शन प्लस ई है, जो कि क्या बना देता है, आपके दर्शनीय बना देता है। तो इसमें क्या है, आपके ये यहाँ पर प्रत्यय होता है। तो आपको यहाँ पर संधि विच्छेद अच्छी तरह से आना चाहिए, जिससे आप और अच्छी तरह क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाता है, क्या बनता है, यानी इसका मतलब बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऐच्छिक। इच्छा प्लस इक मिलकर क्या बना देता है, आपका ऐच्छिक बना देता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि अपमानित शब्द में प्रत्यय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप जल्दी से कि अपमानित शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ होगा। इतने यहाँ पर अपमानित शब्द में प्रत्यय होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईया प्रत्यय से कौन सा बना शब्द है। तो क्वेश्चन में फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, घ होगा। डिबिया यहाँ पर शब्द में क्या लगा हुआ है, आपके प्रत्यय ईया लगा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन में 5 है कि सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 5 का आंसर बताइए। तो 5 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ होता है आर, यानी सुनार में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, आर प्रत्यय आपके लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन में 6 है कि बिटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ होगा, ईया यहाँ पर लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन में 7 है कि गर्मी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 7 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख होगा, ई यहाँ पर आपके हो जाता है, ठीक है, यानी गर्म प्लस ई, तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगा ये। फिर है कि सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है आपके ये। तो 8 का आंसर बताइए। तो 8 का आंसर करेक्ट हो जाता है आपके ग यहाँ पर इक, यानी समाज प्लस इक क्या बन जाता है, आपका सामाजिक बन जाता है। फिर क्वेश्चन में 9 है कि भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो 9 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या होगा, आपकी घ होगा, आई, ओके। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पर सजावट में कौन सा प्रत्यय, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में 10 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ होगा, आवट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन में 11 है कि ऊनी, गुलाबी, नागपुरी, भोजपुरी में कौन सा प्रत्यय है। 11 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाता है, ई, ओके। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन में 12 है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अभी आपको ये सिंपल दिख रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आप करते हैं तो आपको थोड़े यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको जितनी ज़्यादा हो सके अभी प्रैक्टिस करनी है प्रत्यय और उपसर्ग और जितने भी व्याकरण के शब्द की है। इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर ये क्लासेस लाए जिससे आपका रिविजन भी हो पाए। जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी कर रखी है तो उनको हम यहाँ पर समझाते भी जा रहे हैं, जिससे आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो पाई। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट ये क्लासेस होने वाली है, पूरी सीरीज जो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए। तो अभी जितनी भी सीरीज में यहाँ पर वीडियो आने वाली है उन सबको जरूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पर बताइए कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपके घ हो जाता है, आई। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपके घ हो जाता है, हरिणी। फिर नेक्स्ट है 14 है कि प्रत्यय के भेद नहीं है। तो 14 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर घ हो जाता है, व्युत्पन्न। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि गमन, भवन, जलन में प्रत्यय रूप है। 15 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क होगा, कृत्य, ओके। फिर नेक्स्ट है कि एरा, नेक्स्ट देखिएगा कि एरा प्रत्यय का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर घ होगा, सपेरा। सपेरा में यहाँ पर आपके क्या आता है, एरा प्रत्यय आता है। फिर आलू प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बना हुआ है, इसके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर घ होगा, दयालु, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि बपोती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो 18 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख होगा, ओती। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आता है निम्नलिखित में से प्रत्यय से यहाँ पर पंडिताई शब्द बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर घ होगा, आई। फिर टिकाऊ, चलाऊ, जलायु, बिकायु में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाता है, कौन सा, आऊ, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि बुद्धिमानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसे आप जल्दी से बताइए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ होगा, ई। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग भी लग सकते हैं, जैसे मानी, नी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि बुद्धिमान प्लस ई क्या बन गया, यहाँ पर आपकी बुद्धिमानी बन गया। तो घ यानी ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि ममेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो 22 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके घ होगा, एरा, ओके। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे कि चचेरा, ममेरा, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर डा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ होगा, जिसमें तीनों में आपके क्या है, डा प्रत्यय लगा हुआ है। तो घ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि ची प्रत्यय किस एक में नहीं है। तो 24 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, क, खोमची हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस एक शब्द में नहीं है। तो 25 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा घ, अजवाइन में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो 26 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या होगा, घ हो जाता है, यानी गर्माहट, हड़बड़ाहट, चिकनाहट, इन सभी में आपका आठ प्रत्यय उपयुक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि ला प्रत्यय का प्रयोग किस एक शब्द में नहीं है। तो 27 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाता है, झगड़ेला। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि इनमें से एक समूह में सभी शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। तो बताइए कि किसमें यहाँ पर आपके प्रत्यय युक्त नहीं है कोई से भी शब्द। तो 28 का क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर घ हो जाता है, डूबता, स्वस्थ और रोटी। फिर नेक्स्ट आता है 29 है कि इनमें से एक समूह के सभी शब्द हिंदी प्रत्यय युक्त है।
तो 29 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके होगा क। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 है कि कार्य प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो 30 का क्या आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा, अलंकार और शर्मकार। फिर क्वेश्चन में 31 आता है कि यहाँ पे मंद्र प्रत्यय है। तो बताइए 31 का क्या आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ख हो जाता है, उर्दू का ये शब्द है। फिर क्वेश्चन में 32 आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भावुक में कौन सा प्रत्यय होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है ख, उक इसमें प्रत्यय होता है। फिर नेक्स्ट है जगमगाहट में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो 33 का करेक्ट आंसर घ हो जाता है आपके 8। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में 34 है कि इक प्रत्यय युक्त सही शब्द है। तो जल्दी से बताइए चारों का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से चारों में से उपयुक्त सभी इसका होता है करेक्ट आंसर, यानी घ वाला हो जाता है। ओके। फिर क्वेश्चन में 35 है कि इला प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो बताइए 35 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है घ 5 1 में। ओके। फिर क्वेश्चन में 36 है कि परलोक शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन करते हैं। तो बताइए 36 का क्या आंसर है। तो इसका आंसर आपके ख होगा, परलौकिक। फिर नेक्स्ट आता है कि अलंकार प्लस इक से क्या बनेगा। तो जल्दी से बताइए 37 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर घ हो जाता है, अलंकारिक। फिर क्वेश्चन में 38 आता है कि क प्रत्यय युक्त शब्द है। तो 38 का क्या आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर क हो जाता है, परीक्षक। फिर नेक्स्ट आता है आपके 39 क्वेश्चन की अनुपयुक्त प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो 39 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क हो जाएगा, सौंदर्यता। फिर क्वेश्चन में 40 आता है कि यहाँ पर आप देखिएगा इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अड़ियल प्रत्यय में कौन सा यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में 40 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपकी घ वाला ईयल। ओके। फिर क्वेश्चन में 41 आता है कि ई प्रत्यय युक्त कौन से शब्द बने हुए, चारों में से बताइए कि सभी शब्द कौन से इसमें। तो 41 का करेक्ट आंसर आपके घ वाला हो जाता है, बुद्धिमानी, नानी और धनी, इन तीनों में आपके ई प्रत्यय लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन में 42 आता है कि श्रीमान व गतिमान में कौन सा उपसर्ग है। तो 42 का क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ हो जाता है, आन। फिर क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट है 43 है कि गैर प्रत्यय युक्त शब्द है। तो 43 का क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाता है, बाजीगर, सौदागर यहाँ पर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वाई प्रत्यय युक्त सही शब्द बताइए। तो 44 का करेक्ट आंसर आपके घ होने वाला है, क व ख दोनों। ओके। तो इस टाइप के हमने लगभग आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस कराए जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अच्छी तरह से उपसर्ग और प्रत्यय की अच्छी नॉलेज होगी। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में आपके जो एक और टॉपिक है आपके कुछ विलोम शब्द और ये पर्यायवाची, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता ही। और इसमें से भी आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी क्लासेस सारी आप उसे जरूर देखते जाइए, जितने भी, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हर स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।